Okay, let's start. In last class, we have completed antiretrovirus drugs, which is been classified on the basis of nucleoside reverse transcriptase inhibitors, and till abacavir we have completed. The only drug which remains is now tenofovir, right? abacavir तक हो गया था. अब हमको लास्ट इसमें जो इस कैटेगरी में जो ड्रग आता है वो रिमेनिंग ड्रग है, द ओनली वन विच इज tenofovir. So we will start with it. So the mechanism of action for this medication, which is tenofovir, is it undergoes sequential phosphorylation to yield tenofovir diphosphate, a complete antagonist of HIV reverse transcriptase, which result in inhibition of HIV replication. तो ये मेडिकेशन क्या करता है, फॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस में चला जाता है. ठीक है, जैसे ही बॉडी में हम ये मेडिसिन देना स्टार्ट करेंगे, बॉडी में क्या होगा कि जो भी वायरस का सेल है वो फॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस में चला जाएगा. नाउ व्हाट इज फॉस्फोराइलेशन? फॉस्फोराइलेशन होता क्या है ये समझना है. तो फॉस्फोराइलेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि ना जो भी रिंग फॉर्म हो रहा है, जो बेस रिंग होता है ना, किसी भी केमिकल का बेस रिंग होता है हमेशा, राइट? जो केमिकल बेस रिंग होगा उसमें एक फॉस्फेट ऐड हो जाता है. So phosphorylation means addition of phosphate to an organic compound. And how it has been adding to that organic compound? Through its base ring. जो base ring होगा उसका जो main structure होगा उसके थ्रू क्या ऐड हो जाएगा? फॉस्फेट ऐड हो जाएगा. और जैसे ही ये फॉस्फेट ऐड होगा ना इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो इसके स्ट्रक्चर में जैसे ही ये फॉस्फेट ऐड होगा तो ये कन्वर्ट हो जाता है, जो इसका केमिकल कंपोजिशन हो जाता है वो कन्वर्ट हो जाता है एंड दैट बिकम्स tenofovir डाइफॉस्फेट. ठीक है, और ये जो tenofovir डाइफॉस्फेट है ये इट इज वेरी पोटेंशियल इन द इनहिबिशन ऑफ HIV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. ठीक है, जो ये tenofovir है ये बहुत ज्यादा पोटेंशियल है. इसमें पोटेंशियल ये क्या करता है, जो HIV का जो वायरस है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोसेस में जब जाएगा, है ना, हमारी बॉडी के DNA को कॉपी करने के लिए जब वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में जाएगा तो उसी को इनहिबिट कर देता है. ठीक है, सो इसमें जो हमारा डोज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में नहीं गया तो फर्दर म्यूटेट नहीं कर, मतलब सॉरी, फर्दर वायरस फॉर्म नहीं हो पाएगा और उसका ग्रोथ भी क्या हो जाएगा? इनहिबिट हो जाएगा, राइट? सो नाउ डोज, रूट एंड फ्रीक्वेंसी क्या क्या है. डोज हो गई 300 mg ओरली, हम दिन में एक बार देंगे विथ मील, खाने के साथ देंगे. ठीक है, सो 300 mg वंस डेली, दैट टू ओरली जाना है और मील के साथ देना है. यूजेस क्या है? HIV इन्फेक्शन के टाइम में, HIV इन्फेक्शन विद अदर एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, हम HIV में जो बाकी एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स देते हैं along with it is very useful tenofovir. ओके, सॉरी. इसका एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट हम देखेंगे. तो वी विल सी एस्थेंशिया. नेक्स्ट, एस्थेंशिया इज एबनॉर्मल फिजिकल वीकनेस और लैक ऑफ एनर्जी. फिजिकल वीकनेस होगा पेशेंट को और एनर्जी की कमी. नेक्स्ट, हेडेक, एब्डोमिनल पेन, एनोरेक्सिया, डायरिया, फ्लैटुलेंस, नोजिया, वॉमिटिंग, न्यूट्रोपिनिया, जो न्यूट्रोफिल्स है एबनॉर्मल डिक्रीज इन द काउंट ऑफ न्यूट्रोफिल्स क्या हो जाएंगे? एबनॉर्मल फ्यू न्यूट्रोफिल्स इन ब्लड. तो उसकी वजह से भी क्या हो जाता है?
the patient will become more susceptible to infection. अगर न्यूट्रोफिल बॉडी में कम है तो क्या हो जाएगा, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर न्यूट्रोफिल बॉडी में कम है तो फिर पेशेंट क्या होता है, विल बिकम मोर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन बिकॉज न्यूट्रोफिल फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन. ठीक है. न्यूट्रोपीनिया, हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोज लेवल बॉडी में कम हो जाएगा, सॉरी नॉट कम, इट विल इंक्रीज. So this was all about the medication which comes under the antiretrovirus drugs which comes under the category of nucleoside reverse transcriptase inhibitor. यहाँ पे हमारा nucleoside reverse transcriptase inhibitor वाले जितने भी मेडिसिन थे वो कंप्लीट हो जाते हैं. फाइन. अब हमारा यहाँ तक समझ में आया? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now we will start non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor. Okay. Now these medicine will not work along in the category of nucleoside reverse transcriptase inhibitor. सारे ड्रग्स किसके साथ वर्क कर रहे थे, न्यूक्लियोसाइड के साथ में वर्क कर रहे थे, बट यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड के साथ वर्क नहीं करेंगे. ठीक है. ये किसी सेल के किसी और उसके साथ वर्क करेंगे, एंजाइम के साथ या फिर प्रोटीन के साथ. फाइन. बट दे विल नॉट वर्क विथ न्यूक्लियोसाइड. तो बेस्ड ऑन दैट there is another category which is termed as non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor. कैपिटल में NNRTI, small letter में S. So that is non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor. So the first medicine which we are going to deal in this category is nevirapine. Nevirapine. Okay, nevirapine. So what happens in this medicine? Binds this the mechanism of action for this medicine is binds directly to reverse transcriptase and block RNA dependent and DNA dependent DNA polymerase activities by causing a disruption of enzyme catalyst site. तो ठीक है, जो भी सेल है उसके जो जहाँ पे एंजाइम और कैटलिस्ट का रिएक्शन होता है और जिसकी वजह से जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का जो प्रोसेस है वो स्पीड अप होता है, राइट. स्पीड अप होता है, जल्दी से होता है. जो नॉर्मल टाइम जो कैटलिस्ट का वर्क क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन है उसको फास्ट कर देता है कैटलिस्ट, राइट. तो जो रिएक्शन हमारा मींस आरएनए का डीएनए में कन्वर्ट होने का जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का प्रोसेस है जो कि इस जो मेडिसिन में है वो कहाँ पे होता है, नॉन न्यूक्लियोसाइड में होता है, यानी कि एंजाइम के साथ होगा. ठीक है. तो इस जगह पे ये क्या करता है, उसके सेम कर वही रहा है बट साइट कौन सा है, एंजाइम का साइट है. न्यूक्लियोसाइड का न्यूक्लियोसाइड is not considered as the site of reaction. Here the enzyme is the site for the reaction. ठीक है. और उसमें उसके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोसेस को क्या कर देता है, बाइंड कर देता है, डायरेक्टली बाइंड कर देता है, मतलब नहीं होने देता है. ठीक है. सो हो यही रहा है कि वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोसेस के थ्रू आरएनए डीएनए में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, बट जो साइट ऑफ रिएक्शन है वो चेंज हो गया. वो न्यूक्लियोसाइड नहीं होने की बजाय कौन सा है, एंजाइम है. ठीक है. एंजाइम और कैटलिस्ट का जो साइट है जहां पे एंजाइम कैटलिस्ट का रिएक्शन होता है उस साइट को सेल में वो बाइंड अप कर देता है, जिसकी वजह से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का प्रोसेस नहीं हो पाता है. फाइन. सो जो डोज है वो क्या होगा, इनिशियली वी विल गिव 200 mg पर डे, फिर उसको इंक्रीज करेंगे टू बी इंक्रीज आफ्टर 2 weeks टू 200 mg ट्वाइस डेली. ठीक है. टिल 2 weeks, 2 हफ्ते तक हम 200 mg डेली देंगे. उसके बाद 2 हफ्ते के बाद उसका डोज इंक्रीज कर देना है मेडिसिन का, दिस नेविरेपाइन मेडिसिन का. और क्या करेंगे हम, आफ्टर 2 week 2 times देंगे 200 mg. Uses HIV infected patient who have experienced clinical or immunological deterioration. मतलब बेसिकली जिसको HIV बहुत टाइम से है, ठीक है, तो उसको देंगे, क्योंकि जिस पे HIV अभी एकदम
रिसेंट है, रिसेंटली अकर्ड अगर HIV होता है तो उसका इम्यून सिस्टम इतना मतलब इतना डेट्योरेट नहीं होता, मतलब गिरा कम नहीं होता है उसका इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो जिस पेशेंट को HIV का इन्फेक्शन बहुत पहले से, वैसे पेशेंट को हम ये सजेस्ट कर सकते हैं नेविरेपाइन। सो इसके साइड इफेक्ट क्या क्या है? रैशेस, नोजिया, हेडेक, स्किन में रिएक्शन हो सकता है, सेम ब्रूशियस काइंड ऑफ फॉर्म हो सकता है, फीवर एंड हिपेटोटॉक्सिसिटी। आई होप हिपेटोटॉक्सिसिटी आपको पता है, अगर नहीं पता है तो हिपेटोटॉक्सिसिटी मीन्स डैमेज टू लिवर और लिवर सेल, ठीक है। लिवर सेल के डैमेज की वजह से लिवर डैमेज होने लग जाता है, दैट इज टर्म्ड एज हिपेटोटॉक्सिसिटी, डैमेज टू लिवर। नाउ द सेकेंड मेडिसिन नेविरिपाइन हो गया, और ये बिल्कुल टफ नहीं है, आपको इतना याद रखना है कि ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, ये याद रखना है। इसके बाद से हम नेविरिपाइन से हम जितने भी मेडिसिन पढ़ रहे हैं, ये 2 मेडिसिन आते हैं, ओके, नेविरिपाइन एंड इफेविरेंस। इसके जो मेडिसिन के जो प्रोनाउंसिएशन इट्स बीन टफ, सो इफेविरेंस, ठीक है, EFAVIRENZ, इफेविरेंस। फॉर मी इट विल बी लाइक दैट। सो ये दोनों मेडिसिन क्या होता है, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, तो जहां पे भी रिएक्शन हो रहा है वो न्यूक्लियोसाइड में नहीं हो रहा है, इतना आपको ध्यान में रखना है, अदर देन न्यूक्लियोसाइड हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, एंजाइम कैटलिस्ट के साइट में हो रहा है, जहां एंजाइम और कैटलिस्ट एक्ट करते हैं और प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। नाउ इन इवेफेरेंस में क्या हो रहा है, सेकेंड मेडिसिन में क्या हो रहा है, इन मोड ऑफ एक्शन क्या है, इनहिबिट्स द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ HIV RNA टू DNA, डायरेक्ट इसका इनहिबिशन कर देता है, रोक देता है, ठीक है। आइदर एनी मीन वो क्लियर नहीं किया है, बट आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि दिस इनहिबिट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ RNA टू DNA। जस्ट एक चीज नहीं करेगा ये कि न्यूक्लियोसाइड पे वर्क नहीं करेगा, अदर देन न्यूक्लियोसाइड हो सकता है एंजाइम पे कर ले, फाइन। तो उस हिसाब से ये अगेन इट इज ऑल्सो स्टॉपिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोसेस। डोज कितना हो गया, 600 mg OD on empty stomach, ओके, 600 mg once in a day empty stomach देंगे। पेशेंट अगेन HIV का ही पेशेंट है, यूजेस इज फॉर HIV इन्फेक्शन। एडवर्स रिएक्शन में व्हाट कुड वी सी, हेडेक, रैशेस, डिजीनेस, इंसोम्निया, रात में नींद नहीं आएगी पेशेंट को। न्यूरोसाइकियाट्रिक सिम्टम्स में आप देख सकते हो कि पेशेंट इज समटाइम डिप्रेशन में है, डिमेंशिया भी हो सकता है पेशेंट को, ठीक है, कंफ्यूज्ड रहने लगा है। तो ये सारी चीजें दिस मेडिसिन कैन कॉज। नाउ अब कैटेगरी आ जाती है प्रोटीज इनहिबिटर्स की, ठीक है। प्रोटीज इनहिबिटर, इसके अंदर सबसे पहला मेडिसिन आता है रिटोनोविर, ओके, RITONAVIR, रिटोनोविर। सो द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फॉर दिस रिटोनोविर, और रिटोनोविर को ही कैपिटल में RTV भी लिखते हैं, ठीक है, RTV, इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है RTV होता है, दैट इज रिटन इन कैपिटल में लिखा होगा RTV। सो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, जैसे कि ये कैटेगरी है, प्रोटीज इनहिबिटर है, तो ये कहाँ पे बाइंड करेगा, प्रोटीज बाइंड टू द प्रोटीज एक्टिव साइट, जहां पे प्रोटीज एक्टिव होते हैं उस साइट पे बाइंड करता है, एंड इनहिबिट एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, क्योंकि प्रोटीज हेल्प करता है, एंजाइम के एक्टिविटी में भी प्रोटीज हेल्प करता है, ठीक है। तो डायरेक्ट ये एंजाइम में वर्क नहीं कर रहा है, ये पहले प्रोटीज को इनहिबिट कर रहा है या फिर बाइंड कर रहा है, बाइंड कर दे रहा है ताकि वो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट ना कर सके। देन आफ्टर दैट क्या होगा, उसका कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि प्रोटीज अगर एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो एंजाइम भी वर्क नहीं करेगा, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज प्रोटीज, अब प्रोटीज क्या होता है, ठीक है। प्रोटीज सिंपल वे में, प्रोटीज
आर क्लासिफाइड बाय एमिनो एसिड और लिगेंड्स, ठीक है। और बेसिकली जो प्रोटीज करता क्या है, ये क्लासिफाइड होता है एमिनो एसिड में या फिर लिगेंड्स में, और ये करता क्या है, कैटलाइज करता है हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन को, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस के रिएक्शन को कैटलाइज करता है, यानी कि स्पीड अप करेगा, ठीक है। जो हाइड्रोजन के बॉन्ड्स जो टूट रहे हैं उसको स्पीड अप करता है, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को, रिएक्शन का जो चेन है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है, और उसके बाद क्या हो रहा है, अगेन फिर एंजाइम की एक्टिविटी को भी वो इनहिबिट कर दे रहा है उस वजह से, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस हो रहा है रिएक्शन में, उसकी वजह से क्या हो रहा है, एंजाइम एक्टिविटी इज आल्सो इनहिबिटेड एंड प्रिवेंटिंग द क्लीवेज ऑफ वायरल पॉलीप्रोटीन एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ इमेच्योर, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्रेकेज होने लग जाता है, जो हमारा जो वायरस के अंदर जो पोलीप्रोटीन है ना प्रेजेंट, वो ब्रेक होने लगेगा, जिसकी वजह से जो वायरल का सेल बनेगा वो कैसा बनेगा, इमेच्योर बनेगा, इमेच्योर वायरल सेल बनेगा, ठीक है, या फिर नॉन इन्फेक्शियस वायरल सेल बनेगा। तो मतलब उसका पूरा, उसका जो इफेक्टिवनेस था या फिर उसका जो हाँ ये इफेक्टिवनेस था उसको ही चेंज कर दिया, या तो फिर वो इमेच्योर बनेगा तो भी वो बॉडी पे इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकता, या फिर सिम्टम्स कॉज नहीं कर सकता है, राइट। और या तो फिर नॉन इन्फेक्शियस वायरल पार्टिकल्स बन जाएंगे। बेसिकली ये इनहिबिट नहीं करता है, बट ये क्या है, उसकी एक्टिविटी जो उसका कैरेक्टरिस्टिक है ना, वायरल का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है उसको ही चेंज कर देता है। Viruses are characterized to cause disease condition, right? To show some sort of symptoms in our body. It will inhibit that through how it will inhibit binding with protease active site. और ये प्रोटीज क्या करते हैं, समझने के लिए आप इतना समझ लो कि ये एमिनो एसिड के क्लासिफिकेशन में आते हैं और लिगेंड्स के भी क्लासिफिकेशन में आते हैं, ठीक है। और ये हाइड्रोलाइसिस का जो रिएक्शन होता है उसको कैटलाइज करते हैं, जो प्रोटीज क्या है, फास्ट अप कर देता है उसका रिएक्शन को। तो उसकी वजह से क्या हो गया, हाइड्रोलाइसिस नहीं हो रहा है तो हमारा एंजाइम की एक्टिविटी भी इनहिबिट हो जाएगी, ठीक है। सो प्रोटीज इज अफेक्टिंग एंजाइम रिएक्शन विच इज प्रिवेंटिंग the formation of polyprotein in the virus cell। और उसका रिजल्ट क्या होगा कि पॉलीप्रोटीन बना नहीं वायरस के सेल में, तो इमेच्योर और नॉन इन्फेक्शियस वायरल पार्टिकल्स बन जाएंगे, ठीक है। ये आया आपको समझ में? Yes, ma'am. ओके फाइन। थोड़ा इसका ना देखो, एक ही इसमें जो प्रोटीज इनहिबिटर्स है ना, इसकी कैटेगरी में सिर्फ रिटोना वायरस, रिटोनाविर का ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या फिर कोई भी ऐसा ट्रांसक्रिप्टेज में अफेक्ट नहीं कर रहा है, ये बेसिकली क्या कर दे रहा है, आरएनए आरएनए जो भी है उसमें उसका उसका कॉम्पोजिशन को ही चेंज कर दे रहा है। तो वायरल सेल बन रहा है बट आइदर इमेच्योर बन जा रहा है, तो इमेच्योर सेल भी डेफिनेटली कैपेबल नहीं होगा सिम्टम शो करने के लिए या फिर हमारे बॉडी में डिजीज कंडीशन को जनरेट करने के लिए। और आइदर क्या कर रहा है, इन्फेक्शियस वायरल पार्टिकल्स, नॉन इन्फेक्शियस वायरल पार्टिकल्स फॉर्म कर रहा है, जिसमें जो इन्फेक्शन कॉज ही नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये वाला इसमें थोड़ा ध्यान देना तुम लोग। तो हम इसका डोज कैसे देंगे, 100 mg BD, टू टाइम्स देंगे 100 mg। और कौन किस में देते हैं, HIV इन्फेक्शन इन कॉम्बिनेशन विद अदर एंटी रेट्रो वायरल एजेंट्स विथ व्हेन एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी इज वारंटेड। मतलब HIV के केस में देंगे, सारे मेडिसिन मोस्टली HIV के केस में दिए जा रहे हैं, बट किस में देंगे हम, कॉम्बिनेशन में देंगे एंटी रेट्रोवायरल एजेंट्स के, ठीक है। बाकी जो एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन चल रहा है उसके अलोंग विद देंगे इसको, ठीक है। इसका साइड इफेक्ट क्या क्या आएगा, अगेन एस्थीनिया, जिसको मैंने अभी बताया था आपको कि क्या होता है,
क्या होता है एस्थीनिया? जस्ट अभी बताया था थोड़ी देर पहले। किसमें बताया था मैंने? टीनोफोविर में बताया था। व्हाट इज एस्थीनिया? सो एस्थीनिया इज एबनॉर्मल फिजिकल वीकनेस। ठीक है, जैसे मैं कोई कोई ये जो टर्म बताती हूँ ना आपको, जो जैसे मुझे जो लगते हैं कि जैसे हेडेक, नोजिया, ये सब बताने लायक नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी तुम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। जैसे कुछ नए नए टर्म्स होते हैं जो मुझे लगता है कि हो सकता है स्टूडेंट को डाउटफुल हो या फिर थोड़ा टफ लगे, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो वो उसी समय कोई रफ कॉपी में या फिर जो आप जैसे जिसको देख के आप नोट्स प्रिपेयर करते हो उसमें लिख लिया करो। दैट विल बी हेल्पफुल। तो एस्थीनिया क्या होता है? एबनॉर्मल फिजिकल वीकनेस और लैक ऑफ एनर्जी। ठीक है। मैम एस्थीनिया में और फेटीग में क्या डिफरेंस होगा फिर? फैटिग में भी यही है, वीकनेस ही हो रहा है ना, लैक ऑफ एनर्जी है, बट सेम ही है मोस्टली। ठीक है, सेम ही, जैसे मेलेस है वो भी वीकनेस ही है, राइट? तो सेम ही है, क्योंकि हो क्या रहा है, एबनॉर्मल फिजिकल वीकनेस है। और अगर वीकनेस है तो उसमें क्या होगा? वीकनेस में तो इंसान एनर्जाइज नहीं होता है ना, एनर्जी तो लो होता है। तो सेम ही है। ठीक है। ओके मैम। नेक्स्ट, फीवर, हेडेक, मेलेस, डिजीनेस, वेस्टोडाइलेशन, स्पेशली इन पेरिफेरल रीजन। जो वेसल्स है ना वो डायलेट होने लग जाएंगी पेरिफेरल रीजन में। ठीक है, ये देखने को मिल सकता है। लोकल थ्रॉट इरिटेशन, थ्रॉट में इरिटेशन है, या फिर पेशेंट कंप्लेन करेगा कि सोरनेस है ना, खिच खिच टाइप का है, ऐसा कुछ कंप्लेन करेगा। लोकल थ्रॉट इरिटेशन, नोजिया, वॉमिटिंग, डिसयूरिया। आप डिसयूरिया भी देख सकते हो, जैसे पेनफुल यूरिनेशन होता है वो देख सकते हो। देन हेमेचूरिया, ब्लड के ट्रेसेस मिल सकते हैं यूरिन में। फाइन। एंड जॉन्डिस हो सकता है। ठीक है, पेशेंट कुड आल्सो डेवलप जॉन्डिस। तो ये आ गया हमारा रिटनोविर के यहाँ पे। रिटनोविर कंप्लीट हो गया। नाउ द सेकंड इज, नेक्स्ट मेडिसिन इज इंडिनविर। INDINAVIR, इंडिनविर। तो व्हाट इंडिनविर का mechanism of action is not known, but this comes also under the category of this no this protease inhibitor only, but the mechanism of action is not known for this medicine. तो डोज में हम चले जाएंगे। ठीक है, आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में लिख देना नॉट नोन। डोज कितना देते हैं? 800 mg TDS थ्राइस अ डे। और अगर बीडी देना है, सॉरी, बीडी तब दे सकते हैं जब 100 mg आरटीवी के साथ दे रहे हैं। अगर हम सिंगल हैंडेडली दे रहे हैं ये मेडिसिन, जो इंडिनेविर है, ये मेडिसिन अगर हम सिंगल सिंगल दे रहे हैं, ठीक है, सिंगल हैंडेडली दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? 800 mg देंगे थ्राइस अ डे। बट अगर हम 100 mg आरटीवी के साथ दे रहे हैं, फाइन, तो हम इसका क्या कर सकते हैं? इसको बीडी दे सकते हैं, 2 टाइम दे देंगे इसको। ठीक है, फिर पीडीएस नहीं रखेंगे, देन वी विल गिव बीडी। यूजेस इज आल्सो सेम, एचआईवी इन्फेक्शन कॉज के लिए ही दिया जाता है। एडवर्स इफेक्ट क्या होता है इसका? ये बहुत हाई लेवल में जीआई इंटॉलरेंस के कॉज करता है। ठीक है, जीआई इंटॉलरेंस कॉज करेगा। मतलब जीआई इंटॉलरेंस बेसिकली, वैसे तो तुम लोग को पता ही होगा, फिर भी मैं बता दे रही हूँ कि फूड ना अच्छे से प्रोसेस नहीं हो पाता डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, मतलब सारे फूड नहीं होगा, कुछ कुछ फूड के अगेंस्ट कुछ कुछ फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम में, जिसकी वजह से क्या ना, यू विल गेट एनी सॉर्ट ऑफ फिजिकल रिएक्शन, कुछ कुछ ना कुछ आपको फिजिकल रिएक्शन शो होगा। ठीक है, आइदर रैशेस हो जाएंगे या फिर
क्रैम्प्स टाइप का आने लग जाएगा, ठीक है, एब्डोमिनल क्रैम्प ऐसे टाइप का, मतलब कोई ना कोई आपको साइन साइन इसका शो होने लग जाएगा, ठीक है, सिम्टम्स शो होने लग जाएंगे, ठीक है। एंड हाइपर बिलिरुबिनेमिया, तो उसका मतलब क्या होता है, जॉन्डिस कॉज कर देगा। बिल्डअप ऑफ बिलिरुबिन इन ब्लड, बिलिरुबिन इकट्ठा होने लग जाएगा ब्लड में, जो क्या कॉज करता है, जॉन्डिस कॉज करता है। और सिम्टम्स आप क्या देख सकते हो, येलो डिस्कलरेशन ऑफ आईज, स्किन, है ना, ये सारी नेल्स, नील बेड, ये सारे में येलो डिस्कलरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। फाइन। Yes, ma'am. नेक्स्ट मेडिसिन इज मोल्फिनेविर। इसका अगेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन exact is not known, but this also comes under the category of same protease inhibitor. इसका हम डोज कितना देंगे, 750 mg TDS, फाइन, 750 mg 3 टाइम्स अ डे देंगे। और इसका आप एडवर्स यूजेस सेम है, HIV में ही देते हैं ये भी। यूजेस में क्या क्या आ जाएगा, डायरिया एंड फ्लैचुलेंस, ठीक है, डायरिया होगा और बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, फाट करेगा पेशेंट। सेक्विनेविर, नेक्स्ट मेडिसिन इज सेक्विनेविर, SAQUINAVIR, सेक्विनेविर। अब इस मेडिसिन में ना डोज भी मेंशन नहीं है, तो आई गेस कि इसका तो हम लोग, मैं कल आपको नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगी कि एग्जैक्ट डोज वगैरह कितना होता होगा, या तो फिर अदर चांसेस इज कि मैंने अदर देन आपके बुक के अलावा दूसरे सोर्स से टैली नहीं किया है, तो इसीलिए मैं थोड़ा बहुत डाउटफुल में हूँ। बट मेरे हिसाब से इसमें क्या होगा ना, एज पर बॉडी वेट ही सजेस्ट करते होंगे, ठीक है, कोई डोज रिकमेंडेड होगी, इसीलिए यहाँ पे मेंशन नहीं है। वी विल सी इट, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्लास जब भी होगा तो मैं आपको ये फर्स्ट इसका जो डोज है ये एक बार बता दूंगी, अगर मुझे मिल गया तो। और यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट, ठीक है, आप लोग भी देख सकते हो, अगर मुझे मिल गया है तो मैं आपको इसका डोज बता दूंगी। यूजेस सेम है। एडवर्स एक्शन इसका क्या क्या होगा, हेडेक, मेलिस, डिजीनेस, इंसोम्निया, मस्कुलोस्केलेटल पेन, मसल्स में और हड्डियों में पेन होने लग जाएगा। लास्ट वन इज लोपिनेविर। ये कितना देते हैं, 400 mg BD विथ फूड, दोनों टाइम देंगे विद फूड। और इसमें जो इसका एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है वो डायरिया हो जाता है पेशेंट को, एब्डोमिनल पेन, नोजिया। जैसे डायरिया, एब्डोमिनल पेन, ये सब भी है ना, ये भी GI इंटॉलरेंस का ही सिम्टम है, ठीक है, वन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ GI इंटॉलरेंस, ठीक है। नोजिया एंड डिसलिपिडेमियास, ये क्या होता है, इसमें जो कोलेस्ट्रॉल है ना वो एबनॉर्मली हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाता है, तो विच कैन लीड टू, अगर हमारी बॉडी में एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल है या फैट है ना, तो क्या कॉज हो सकता है, आर्थेरोस्क्लेरोसिस। अब आर्थेरोस्क्लेरोसिस आप लोगों ने आई गेस पढ़ा है, या आई डोंट नो नहीं पढ़ा है तो पढ़ोगे। बेसिकली क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें क्या हो जाता है, क्लॉग फॉर्म हो जाता है, ठीक है। आइदर जो उसका जो आर्टरीज है ना, आर्टरीज और वेन्स है, उसमें उसकी जो वॉल्स होते हैं उसमें क्लॉग फॉर्मेशन होने लग जाता है। Yes, इसकी ma'am. वजह से क्या होता है, ब्लड फ्लो, जो ब्लड हमारे जो ब्लड का एक प्रेशर होता है उसके साथ वो फ्लो करता है ना, वो उस फ्लो में प्रॉपर फ्लो वो नहीं कर पाएगा। और कभी कभार क्या होता है, इन सम केसेस इसमें इतना प्लेक फॉर्मेशन हो जाएगा या फिर इसमें इतना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल फॉर्म हो जाता है कि वो जो आर्टरीज है उसको बंद कर देते, तो हमको देन द फिजिशियन और जो डॉक्टर है वो सजेस्ट करते पेशेंट को सर्जरी में जाने के लिए, ठीक है। सो दिस कैन लीड टू आर्थेरोस्क्लेरोसिस कंडीशन, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी में आप क्या क्या देखोगे,
कोई अगर जब हम मेडिसिन दे रहे हैं पेशेंट को उस टाइम में, ठीक है, कोई उसको सिम्टम्स तो शो नहीं हो रहा है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का सिम्टम्स तो शो नहीं कर रहा है, ये सब हम मॉनिटर करना है हमको। और अगर देखो पेशेंट मोस्ट ऑफ द टाइम तो क्या होगा, अपने घर पे ही होगा, बट जितने बार टाइम भी विजिट करता है तो वैसे तो वी हैव टू आस्क पेशेंट को, ठीक है, कि आपको कोई साइड इफेक्ट तो शो नहीं हो रहा है, कोई किसी तरह का सिम्टम्स तो नहीं आ रहा है, ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू एज ए नर्स। उसका हम एवरी टाइम द पेशेंट विल कम, ओपीडी में आ रहा है या फिर आईपीडी का पेशेंट है तो देन तो डेफिनेटली टाइम टू टाइम उसका वाइटल चेक होगा। बट अगर ओपीडी का भी पेशेंट है कि सिर्फ और सिर्फ फॉलो अप के लिए आता है डॉक्टर के पास में मिलने के लिए, तो भी हमको उसका वाइटल साइन अच्छे से चेक करना है, ठीक है। कोई सिम्टम्स तो नहीं है इन्फेक्शन का, पेशेंट को पूछना है और खुद भी मॉनिटर करना है, ठीक है। उसका उसको बोलना है कि जितने टाइम भी आप आते हो तो आप अपना ब्लड टेस्ट करवाओ, ठीक है, ताकि हम उसका ब्लड काउंट देख सके, स्पेशली फॉर डब्ल्यूबीसी के लिए ब्लड काउंट देख सके, ठीक है। और जैसे कुछ कुछ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स थे ना, जो हमने पढ़ा था, अभी भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि कौन कौन से, जैसे कल हमने पढ़ा था फर्स्ट मेडिसिन वाज ज़िडोव्यूडिन, वो न्यूट्रोपीनिया कॉज करता है। और आज हमने देखा था कि कौन सा मेडिसिन है, इफेविरिन्स, ये भी न्यूट्रोपीनिया कॉज कर रहा है। नो दिस इज नॉट, विच वन वाज कॉजिंग न्यूट्रोपीनिया, अभी जो हमने आज जो हमने पढ़ा था उसमें कौन सा मेडिसिन न्यूट्रोपीनिया कॉज कर रहा था। अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है, एंड आई एम फाइंडिंग आउट, आई एम नॉट गेटिंग, बट हमने न्यूट्रोपीनिया अभी भी वर्ड यूज किया था ना। देखो तुम लोगों ने अगर नोट्स लिखा है तो देखो एक बार। वेट लेट मी चेक। एनीवेज वी हैव स्टडीड, तो न्यूट्रोपीनिया जितने भी मेडिसिन न्यूट्रोपीनिया कॉज कर रहा है, मतलब क्या है, न्यूट्रोपीनिया कॉज करने का मैंने अभी अभी बताया था आपको कि न्यूट्रोफिल का जो काउंट होता है डब्ल्यूबीसी में, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है न्यूट्रोपीनिया के केस में, राइट। अगर न्यूट्रोपीनिया है तो डब्ल्यूबीसी का काउंट डिक्रीज हो जाता है। तो सॉरी, न्यूट्रोफिल्स का काउंट डब्ल्यूबीसी में, क्योंकि डब्ल्यूबीसी के ग्रेनुलोसाइट्स हैं न्यूट्रोपीनिया, न्यूट्रोफिल्स, ओके। तो न्यूट्रोपीनिया अगर सिम्टम शो हो रहा है, इसका मतलब क्या है, अगर आ रहा है कि न्यूट्रोफिल्स का काउंट लो है, तो बॉडी पेशेंट का ससेप्टेबल हो रहा है फर्दर और इन्फेक्शन लेने के लिए, ठीक है। तो ये चीज को चेक करने के लिए भी हम उसको डब्ल्यूबीसी काउंट करवाने के लिए बोलेंगे। तो डब्ल्यूबीसी काउंट के लिए हम बेसिकली कौन सा क्या सजेस्ट करते हैं, सीबीसी का, है ना, सीबीसी कर क्या वो बोलते हैं पेशेंट को, तो वो आपने सजेस्ट करना है कि एवरी टाइम वेन एवर यू आर विजिटिंग द पेशेंट, सॉरी द डॉक्टर, फॉर योर फॉलो अप यू हैव टू डू योर दिस टेस्ट, सीबीसी टेस्ट, ठीक है। न्यूट्रोपीनिया इसमें है, इसमें देखा था हमने टीनोफोविर में, अभी आज जो हमने पढ़ा है ना न्यूट्रोपीनिया। ये करेंगे हम। ब्लड प्रेशर पेशेंट का हमने मॉनिटर करते रहना है, क्योंकि कुछ कुछ जो मेडिसिन हैं वो ब्लड प्रेशर लो करते हैं, हाइपोटेंशन कॉज करते हैं, ठीक है। लाइक एबाकेविर जो हमने पढ़ा था, इसमें एग्जाम्पल है ना, एबाकेविर ब्लड हाइपोटेंशन कॉज कर रहा था, तो इसके लिए हम ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। इसके अलावा एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, अगर एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया पेशेंट को, है ना, तो उसमें भी हमको ब्लड प्रेशर चेक करना पड़ेगा पेशेंट का, फाइन। हाँ, लिवर फंक्शन भी हम काउंट करेंगे, किडनी फंक्शन भी करवाना है पेशेंट का, कंप्लीट ब्लड काउंट करवाना है, उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करना है, आपने सीरम एनालाइज करवाना है, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड लेवल के लिए वो भी ब्लड टेस्ट से ही हो जाता है, वो भी करवाना है, तो मतलब सारे ब्लड टेस्ट करवाने हैं आपको, ठीक है।
उसको सजेस्ट कर देना है, ताकि उसका टाइम वेस्ट ना हो कि एवरी टाइम वेन एवर यू आर कमिंग यू हैव टू कम विद ऑल दिस सॉर्ट ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये तो बेसिकली वी कैन ऑल्सो से, और मगर ये डॉक्टर खुद लिख करके दे देता है, ठीक है। बट एज ए नर्स वी शुड नो कि पेशेंट के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और मोस्ट ऑफ दी ये सारी चीजें वैसे डॉक्टर ही बता देते कि आपको ये क्योंकि वो प्रिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं ना कि मेडिसिन लिख रहे हैं, तो साथ साथ में टेस्ट कौन कौन सा होना है। नर्सेस तो इंडिया में तो नहीं बताती हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि आपके पेशेंट को कौन कौन सा टेस्ट का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, इसीलिए है। जैसे जो ड्रग है या ड्रग फूड इंटॉलरेंस कॉज करने वाले जो मेडिसिन होते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में भी आपको पेशेंट को एक बार आपने बताना है कि जैसे हाइपर सेंसिटिविटी जीआई ट्रैक जीआई इंटॉलरेंस कॉज करता है कुछ कुछ मेडिसिन ना। ये इंडिनेविर जो हमने अभी लास्ट में पढ़ा, ये भी जीआई इंटॉलरेंस कॉज कर रहा है। तो आपने जब अगर उसके प्रिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है तो आपने उसको बताना है कि हो सकता है कि आपको जीआई ट्रैक में किसी तरह का मतलब प्रॉब्लम आए, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, ठीक है, नोजिया, वॉमिटिंग, किसी तरह का हाइपर सेंसिटिविटी दिख सकता है, रिएक्शन दिख सकता है आपको बॉडी में, ठीक है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि आपको डरना नहीं, क्योंकि आप ये मेडिसिन ले रहे हो, इसीलिए आपको ये साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं। किसी किसी केस में पैनक्रिएटाइटिस भी हो जाता है, वो भी हमने ऑलरेडी पढ़ा है, एडवर्स रिएक्शन में पैनक्रिएटाइटिस भी पढ़ा था। अगर तुम लोग थोड़ा सा स्क्रॉल अप करोगे या फिर अपने पेपर्स पलटाओगे और एक बार खुद रिवाइज करोगे तो तुमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए भी पेशेंट कंप्लेन कर सकता है कि सीवियर एब्डोमिनल पेन है। पैनक्रिएटाइटिस में नॉर्मल जैसे जीआई इंटॉलरेंस में टॉलरेट करने वाला एब्डोमिनल पेन होगा, और वो भी कैसा पेन होगा, जैसे हमको अगर जीआई हमारा गट अपसेट होता है तो कैसा होता है, रोटेटरी पेन होता है ना, फिर कभी होता है, कभी हो रहा है, कभी ठीक हो गया, कभी हो रहा है, कभी ठीक हो गया, ऐसे टाइप का पेन होता है ना। और कभी हो रहा है कि लेफ्ट क्वाड्रेंट में चला गया, कभी राइट क्वाड्रेंट में चला गया, ऐसे टाइप का पेन होता है। बट जो अगर पैनक्रिएटाइटिस का है तो सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा, और वो भी क्या है, स्टैग्नेंट एरिया में होगा, ठीक है, एक ही जगह पे होगा, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सब भी देखने को मिलता है। तो उसको हमको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। अगर पेशेंट बोल रहा है कि मेरे को मेरे पेट में दर्द रहता है, नोजिया भी हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, तो हो सकता है ये पैनक्रिएटाइटिस का भी साइन एंड सिम्टम है, क्योंकि उसमें भी ऐसा होता है। और हो सकता है जीआई इंटॉलरेंस हो, जीआई इंटॉलरेंस है तो उसको मतलब बहुत सीवियर पेन नहीं होगा, और अगर सीवियर मतलब, और पेन भी कैसा होगा, फॉर ए क्या बोलेंगे, पीरियड ऑफ टाइम, ऐसे थोड़ी देर के लिए हो रहा है। जो हमने जीआई एब्डोमिनल पेन तो हमने सबने ही कभी ना कभी फेस किया है, राइट, कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया, गैस्ट्रिक हो गया जिसको नॉर्मल टर्म में बोलते हैं, उस टाइप का पेन और एब्डोमिन पैनक्रियाटाइटिस का पेन में बहुत डिफरेंस होता है, सीवियर पेन होता है उसमें, ठीक है। तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि ताकि आप जब फिजिकल एग्जामिनेशन करो पेशेंट का, अपनी नोट्स में लिखो तो आपको पता रहे, ठीक है। देन इज स्किन रैशेस के लिए भी आप चेक करेंगे पेशेंट को। अगर कोई ऐसा मेडिसिन है जो आपको आपके समझ में आ रहा है, अगर आपके समझ मतलब आपने स्किन रैशेस दिखा, आपने उसको नोट डाउन करना है और आपने अपने फिजिशियन को बताना है कि पेशेंट स्किन रैशेस का कंप्लेन कर रहा है, कि पेशेंट को स्किन रैशेस हो रहे हैं। देखो इंडिया में तो मेडिकेशन का कोई पावर ही नहीं है नर्स के पास, ठीक है, हम मेडिकेशन सजेस्ट नहीं कर सकते, हम विथ होल्ड नहीं करवा सकते हैं, है ना, अनटिल एंड अनलेस कि आप थोड़े टाइम पीरियड के लिए करो, दैट टू बोलने के लिए होता है। बट अगर आप फील्ड में जाओगे, हॉस्पिटल में वर्क करोगे, तो मोस्टली क्या होता है कि आपको पहले फिजिशियन को कंसल्ट करना है, देन ओनली यू कैन होल्ड अ मेडिसिन। बट अगर आपको फिर भी जैसे इन पेशेंट है आपका, ठीक है, एडमिट है पेशेंट, और आप डील कर रहे हो उससे, और आपको लग रहा है कि ये जो मेडिसिन है इसकी वजह से इसको ये स्किन रैशेस आ रहे हैं और स्किन रैशेस सीवियर हैं, तो आप पेशेंट को बोल सकते हो कि अभी इस टाइम मत लो, एक जैसे अगर टीडीएस है तो अभी मत लो, या फिर शाम को टाइम है तो अभी मत लो, जब डॉक्टर राउंड होगा हम एक बार उससे कंसल्ट करेंगे, उसके बाद फिर once after consulting with doctor we will see either we have to continue this medicine or we have to discontinue it, we will ask the doctor or we will report this to the doctor। तो आप एक टाइम के लिए ऐसे के लिए होल्ड पे डाल सकते हो।
ठीक है, कि पेशेंट को मना कर सकते हो। बट अगर हम ऐसा करते भी है तो मोस्टली अगर आप देखोगे ना तो पेशेंट भी मानता नहीं है बात, ये भी इश्यू आ जाता है। बट आप कर सकते हैं, ठीक है, ये पावर है आपके पास में। आपको ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते रहना है पेशेंट का, क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया कॉज कर देता है, ठीक है। और अगर पेशेंट ऑलरेडी डायबिटीज वाला है तो ये बहुत एक रिस्की सिचुएशन जनरेट हो सकता है उस पेशेंट के लिए, तो आपने उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल भी चेक करते रहना है। न्यूरोलॉजिकल जितने भी साइड इफेक्ट्स हैं, मैंने बताया ना आपको कि न्यूरोलॉजिकल भी क्या सिम्टम्स दिखते हैं पेशेंट को। न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स आते हैं पेशेंट को। न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स को शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो NPS, ठीक है। न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स कैन ऑल्सो बी रिटन एज NPS, कैपिटल में लिखोगे NPS, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है, डिप्रेशन का कंप्लेन कर रहा है, डिमेंशिया का कंप्लेन कर रहा है, मूड स्विंग का कंप्लेन कर रहा है, ठीक है, एंजाइटी हो रही है पेशेंट को, तो बहुत हद तक चांसेस है ड्यू टू, देखो एंजाइटी तो डिजीज कंडीशन की वजह से भी होता है, उसका ट्रीटमेंट को लेकर के ये सब चीजें बहुत एक्सेसिव है ना। और पहले ऐसा कुछ था नहीं पेशेंट को, और ऑल ऑफ ए सडन जैसे ही मेडिसिन स्टार्ट किया उसके बाद ये एंजाइटी, डिप्रेशन, डिमेंशिया, ये सारी चीजें, कंफ्यूज रह रहा है पेशेंट, ओरिएंटेड नहीं है अच्छी तरह से, तो तब अगर आ रहा है तो हो सकता है ये मेडिसिन की वजह से भी हो। इसके लिए भी आपने उसको मॉनिटर करना है और ये आपने फर्दर रिपोर्ट करना है, ठीक है। कितना इफेक्टिव है ये भी आप देखोगे, ठीक है, कि ये जो मेडिसिन हम दे रहे हैं वो इफेक्टिव हो रहा है या नहीं हो रहा है, पेशेंट को पॉजिटिव, पेशेंट की तरफ से फीडबैक मिल रहा है नहीं मिल रहा है, या फिर आप अगर फिजिकल एग्जामिन कर रहे हो तो आप पेशेंट में इम्प्रूवमेंट देख रहे हो नहीं देख रहे हो, ये भी आपने मॉनिटर करना है। आपको एज ए नर्स हमने मेडिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करना है, प्रोवाइड रिसोर्स फॉर मेडिकल एंड इमोशनल सपोर्ट, क्योंकि जो हमारा ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, मल्टी डिसिप्लिनरी होता है ना, अप्रोच रहता है, मतलब हर चीज में हमको हर तरह से हमको पेशेंट को सपोर्ट करना है। तो इमोशनल सपोर्ट भी करेंगे आप, क्योंकि इमोशनली भी काफी हद तक पेशेंट डिसबैलेंस्ड हो जाते हैं, राइट। और अगर उनको कुछ चीजें समझ नहीं आ रही हैं तो इसीलिए आप वैसे आप हेल्प करोगे। रिसोर्स फॉर मेडिकल, कोई भी मेडिकल से रिलेटेड चीज है, क्योंकि मेडिकल के टर्म्स हैं, मेडिसिन है, बहुत सारी चीजें पेशेंट को समझ में नहीं आती है, राइट। तो वो सारी चीजें आपने उसको हेल्प करनी है। assess client's knowledge level regarding use and effect of medicines, तो आप पेशेंट को भी का भी नॉलेज एनालाइज करोगे, ठीक है, कि पेशेंट को कितना पता है अपने डिजीज कंडीशन के बारे में, कितना पता है अपने जो ट्रीटमेंट चल रहा है, जो भी प्रोसीजर हुए हैं उसके, है ना, जो भी टेस्ट हो रहे हैं उसको, उसके बारे में कितना पता है। ये सारी चीजें आप एग्जैक्ट नहीं भी पता तो आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि पेशेंट को कितना पता है अपनी डिजीज कंडीशन के बारे में। जैसे अगर कोई एक पेशेंट है, अब हमको ये स्टेप की क्यों जरूरत है, हमको पेशेंट के नॉलेज लेवल एसेस करने की क्या जरूरत है रिगार्डिंग इट्स ट्रीटमेंट, है ना, और उसका इफेक्टिवनेस ऑफ मेडिसिन के बारे में जानने की क्यों जरूरत है, क्योंकि देखो कोई कुछ पेशेंट आते हैं जो कि वेल अवेयर होते हैं, बहुत अच्छी तरह से पता होता है उनको, पता होता है गूगल कैसे यूज करना है क्या नहीं करना है, वो अपना डिजीज कंडीशन पहले पढ़ लिख करके मेडिसिन हर चीज बैठ चुके होते हैं, ठीक है। और कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं, और मोस्ट ऑफ द पेशेंट ऐसे ही होते हैं। अगर आप प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपकी जॉब लग गई तो आप देखोगे मोस्ट ऑफ द पेशेंट ऐसे मिलेंगे जिनको कुछ पता ही नहीं होता है। उनको पता है कि उनको क्या तकलीफ हो रही है, जैसे पेट दर्द हो रहा है, हमको चक्कर आता है, हमको ऐसा हो रहा है, वीकनेस है, ये सारी चीजें वो लोग बताएंगे, ठीक है। हमको ये हो गया, जॉन्डिस हो गया, ये सारी चीजें वो लोग बताएंगे, बट उनको एग्जैक्ट नहीं पता कि उनको क्या डिजीज कंडीशन हो रहा है। अगर डॉक्टर ने पहले बता भी दिया तो उनको ये पता है कि ऐसा कुछ डॉक्टर ने बताया था, बट उसका मतलब क्या है, उसमें क्या हो रहा है, उनके साथ में कौन से ट्रीटमेंट बोले, समझ नहीं आता उन लोगों को, ठीक है। जैसे जो पढ़े लिखे हैं या फिर वेल ओरिएंटेड नहीं है अच्छी तरह से, तो उनको भी आपने उनका नॉलेज लेवल चेक करना है, क्योंकि जिसको ऑलरेडी सब कुछ पता है उसको ज्यादा असिस्ट करने की जरूरत नहीं है, राइट। कि आपको हर चीज बताने की जरूरत नहीं है उसको कि आप ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ये करो। बट जिसको पता ही नहीं है उसको आपको बहुत पूरा अपना ध्यान देना पड़ेगा, उस पर थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, और वो हमारी ड्यूटी है कि हमें ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। यस मैम। पेशेंट एजुकेशन में क्या क्या आएगा,
instruct client to discontinue the medicine and inform the healthcare provider. Symptoms of hypersensitivity reaction develop such as wheezing, shortness of breath, swelling of face, tongue and hand, itching और rashes. देखो किसी किसी जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है वो एक्सट्रीम लेवल में भी होता है. किसी किसी में क्या होता है कि ना पेशेंट मेडिसिन लेने की थोड़ी देर बाद बोलने लगता है कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ. तो अब ऐसे में तो आप वेट नहीं कर सकते हो ना. सपोज करो कि शाम को इवनिंग राउंड में डॉक्टर्स आए थे और मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके चले गए. रात में आपने आफ्टर मील आपने पेशेंट को मेडिसिन दे दिया. ठीक है. उसके बाद उसने 2 घंटे 1 घंटे बाद कंप्लेन करना स्टार्ट कर दिया कि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है. और आपने जब उसको थोड़ा ऑस्कुलेट किया, अपने लेवल में ऑस्कुलेट किया, तो आपको फाइंड आउट हुआ कि व्हीजिंग साउंड भी आ रहा है. इसका मतलब उसको उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो गया है. तो अगर आप मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग या फिर नेक्स्ट राउंड तक के वेट करोगे और तब तक आप मेडिसिन दोगे तो दूसरे उसमें तो हो सकता है ना कि पेशेंट का लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो जाए. तो इस ऐसे केस में आप क्या करेंगे कि सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि जो भी उसको रिएक्शंस आ रहे हैं वो आपने अच्छे से नोट डाउन करना है या फिर अपने माइंड में आपने अच्छे से रिकॉर्ड कर लेना है. इमीडिएटली उसका जो फिजिशियन है या उसका जो डॉक्टर है जिसने उसको प्रिस्क्राइब किया मेडिसिन, अगर आप नाइट ड्यूटी के शिफ्ट में हो, क्योंकि इस तरह के केसेस बहुत ज्यादा नाइट ड्यूटी में ही आते हैं क्योंकि डॉक्टर्स उस समय वहां पे अवेलेबल नहीं है, घर चला गया, उस डॉक्टर की नाइट ड्यूटी नहीं थी, वो घर चला गया, कुछ भी हो सकता है, राइट. तो मगर आपने जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर है, नाइट शिफ्ट में भी डॉक्टर्स रहते हैं, जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर है उसको भी इन्फॉर्म करना है और साथ ही साथ आपने उसका जो फिजिशियन है उसको फोन लगाना है. ठीक है. इनकेस अगर जो उसका एक्चुअल डॉक्टर है जो उसको देख रहा है अगर वो हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है तो आपने ऑन ड्यूटी डॉक्टर को तो बता दिया है, राइट. तो वो वहां पे प्रेजेंट है और आपने उसके कोशिश करनी है कि आप उसके डॉक्टर को भी इन्फॉर्म करो. अगर नहीं हो पाता है तो आप ऑन ड्यूटी डॉक्टर है उसको आप इन्फॉर्म करोगे सारी चीजें. ठीक है. क्योंकि जो ये केसेस हैं, जितना भी इसमें केसेस बताया लिखा हुआ है, जैसे वीजिंग है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, स्वेलिंग ऑफ फेस, टंग, हैंड्स, इचिंग एंड रैशेस, ये बहुत सीवियर. ये कभी कभार अगर सही टाइम पे इसको नोट नहीं किया गया इन सारे साइन एंड सिम्टम्स को जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के है तो पेशेंट की डेथ भी हो जाती है. ठीक है. तो ये सारी चीजें नोट डाउन करनी है. तो मतलब अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है पेशेंट को. पेशेंट को आपने पहले ही बता देना है कि अगर किसी तरह मतलब आपने पेशेंट को भी समझा देना है कि अगर इस तरह का कुछ भी, और अगर सपोज करो कोई पेशेंट पेशेंट इन आईपीडी का पेशेंट है तो वो तो एडमिट है, आपने बस देख लिया उसको. अगर कोई पेशेंट है जो ओपीडी का पेशेंट है, ठीक है, वो तो घर चला गया, डॉक्टर ने लिख दिया मेडिसिन, उसको घर भेज दिया है और उसने घर में जाके मेडिसिन लिया, वहां पे उसको रिएक्शन हो गया. अब वो घर में जाके क्या करेगा. इसीलिए आपका ये वर्क है, आपका ये ड्यूटी है कि जब वैसे तो डॉक्टर की ड्यूटी है कि डॉक्टर समझाएगा, उसने मेडिसिन लिखा है वो सब कुछ समझाएगा, बट बीइंग ए नर्स आपकी भी ड्यूटी है कि अगर वो आपसे इंक्वायरी करता है और आप उससे डील कर रहे हो तो आप भी उसके मेडिसिन को देखोगे और आप भी ये समझाओगे कि देखो अगर हो सकता है आप ये मेडिसिन ले रहे हो तो इसकी वजह से ऐसा भी हो सकता है. अगर ऐसा कुछ साइड इफेक्ट आया आपको कि आपको सांस लेने में दिक्कत हुई है ना, स्वेलिंग आ गया आपके, या जो भी हमने वीजिंग साइन साउंड टाइप का सुनाई दे रहा है आपको सांस लेने के टाइम में, रैशेस हो रहे हैं, तो आप ये मेडिसिन जो ये पर्टिकुलर मेडिसिन है ये लेना बंद कर देना, इसको लेना रोक देना. ठीक है. या फिर आप उसके जगह पे एंटी एलर्जिक और एंटी हिस्टामिन मेडिसिन ले सकते हो. तो आप ऐसे बता के दोगे उसको. जनरली ये डॉक्टर भी बताता है बट यू मस्ट नो. हम बीइंग ए नर्स मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं बताते हैं. क्यों नहीं बताते हैं. क्योंकि खुद को ही पता नहीं है. ठीक है. खुद को ही मेडिसिन के बारे में इतना पता नहीं है. और ये एक तरह से देखा जाए तो नर्सेस की भी गलती नहीं है बिकॉज सिस्टम ही ऐसा बना के रखा है इंडिया में कि मेडिसिन से जो डील करेगा वो सिर्फ और सिर्फ फिजिशियन और डॉक्टर्स ही डील करेंगे. ठीक है. आप चांस ही नहीं दे रहे हो. आपने उधर बोल रखा है कि इधर तो आपका स्कोप ही नहीं है, ये आपका फील्ड ही नहीं है बोल दिया नर्स को, तो फिर वो कैसे इनकरेज होगी ना. बट ये हमारा ड्यूटी है तो वी शुड नो और इसको हमने इम्प्लीमेंट भी करना है. ठीक है. ठीक है. माउथ अल्सर का भी केसेस आ सकता है, ये भी आपने इन्फॉर्म करना है क्योंकि क्या हो रहा है ना बॉडी में बहुत ज्यादा ये जितनी भी मेडिसिन होती है अगर आप नॉर्मल कॉमन वर्ड में बोलो तो गर्मी करती है बॉडी में. ठीक है. बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं
ये मेडिसिन। ऑलरेडी पेशेंट को फीवर हो रहा है, ऑलरेडी अदर इन्फेक्शन है, कुछ ना कुछ चल रहा है, उसके साथ जो ये मेडिसिन जब जाता है ना, और हमारा भी क्या है ना, बॉडी का भी एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। जैसे हम ऑल ऑफ ए सडन हम कोई वायरस आ गया तो हमारी बॉडी में फीवर आ जाता है, राइट? कोई वायरस या बैक्टीरिया किसी का भी इन्फेक्शन होता है, हमारी बॉडी में एंट्री होती है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, फाइट बैक करने के लिए क्या करती है, फीवर ला रही है, फीवर आ रहा है ना पेशेंट को। तो ये भी एक सिम्टम है कि आपका इम्यून सिस्टम वर्क कर रहा है। फीवर आ रहा है मतलब अच्छी बात है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम अलर्ट है, आपका इम्यून सिस्टम वर्क कर रहा है। सेम लाइक कभी कभार हम जब मेडिसिन लेते हैं तो भी हमारा बॉडी ना रेजिस्टेंस शो करता है उस मेडिसिन के लिए स्टार्टिंग में। तो रेजिस्टेंस के फॉर्म में क्या करता है कि ज्यादा गर्मी हो गई तो मुंह में छाले पड़ जाएंगे, है ना, लूज मोशन हो जाएगा पेशेंट को। लूज मोशन और मुंह में छाले पड़ना इज वेरी कॉमन। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं, तो आपने इसके लिए भी पेशेंट को पहले से इन्फॉर्म करके रखना है। और जितने भी टाइम आपने पेशेंट को बोलना है, जो भी मेडिसिन ले रहा है ना, एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन, उसको ये आपने जरूर बताना है कि जब भी आप बिस्तर से उठें, सोने के बाद जब भी आप उठें तो एकदम से खड़े नहीं हो जाना है। थोड़ी देर बैठो, 2 मिनट के लिए बेड में बैठे रहिए। लेटे हुए हैं आप तो बैठे रहिए 2 मिनट के लिए। उसके बाद आप खड़े होंगे 2 मिनट, पैर को लटका के, जैसे हम बैठते हैं ना, जो हम हमारा सिचुएशन सिटिंग पोजीशन होता है बेड में, अगर आप बैठे हो तो पैर लटका के बैठते हो ना, वैसे 2 मिनट के लिए आपने बैठना है। ये आपने बताना है पेशेंट को। क्योंकि क्यों हम ये करते हैं, क्योंकि पेशेंट क्या है ना, हाइपोटेंशन होने के चांसेस है इन मेडिसिन के थ्रू। तो ऑल ऑफ ए सडन लेटा हुआ है और एकदम खड़ा हो गया, जैसे हम खड़े हो जाते हैं नॉर्मल, जो अगर हेल्दी पर्सन है वो अगर खड़ा हो जा रहा है तो उसको चक्कर नहीं आते हैं, राइट? बट अगर इस तरह का मेडिसिन जा रहा है, एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन जा रही हैं, और पेशेंट अगर इस तरह से एकदम से खड़ा हो जाए, तो बहुत सारे टाइम में ऐसा होता है कि पेशेंट को चक्कर आ जाएगा और वो गिर जाएगा, फिर कोई और चीज के लिए भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना? तो उसको चोट लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, इसीलिए ये चीज भी आपने पेशेंट को बतानी है। ये तो इवन आप जो हाइपरटेंशन टेंशन के जो पेशेंट होते हैं ना, उनके लिए भी हम ये इंस्ट्रक्ट करते हैं कि कोई भी अगर हाइपरटेंशन का पेशेंट है, और अभी तो आपको जनरली घरों में कहीं पे भी हाइपरटेंशन के पेशेंट इतने कॉमनली मिल जाते हैं, राइट? तो आपने उनको बताना है कि आप एकदम से खड़े नहीं होंगे। किसी भी तरह का अगर रिया मतलब ये जो अगर कोई भी सिम्टम्स दिख रहे हैं, जैसे फीवर आ रहा है, सीवियर एब्डोमिनल पेन आ रहा है, वॉमिटिंग है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, पेट फूल जा रहा है पेशेंट का, ठीक है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, तो इस तरह का कोई भी साइन एंड सिम्टम अगर पेशेंट को आ रहा है आफ्टर टेकिंग मेडिसिन, तो ये भी इमीडिएट उसको बताना है, ठीक है, इन्फॉर्म करना है, ये आपने पेशेंट को बता देना है। हाँ, और उसने उसको ये भी बताना है कि आप अपना स्किन भी चेक करते रहना कि कोई रैशेस ना आ जाए आपको। अगर रैशेस आ गए तो आपने फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर को वो भी इन्फॉर्म करना है। सो आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। यस मैम। यस मैम। अभी इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नो मैम। नो मैम। ठीक है। अगर कोई डाउट है एक बार गो थ्रो कर लो, तब तक मैं अटेंडेंस ले रही हूँ, आप लोग गो थ्रो करो। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके मैम। और देखो एंटी ये जो वायरल ड्रग्स है ना, ये एक बार अच्छे से पढ़ लेना, बिकॉज अभी क्या है ना, कोविड का सिचुएशन चल रहा है, सही? तो इस टाइम पे हो सकता है कि ये मेडिसिन दे दे, क्योंकि बेस्ड ऑन सिचुएशन भी आता है ना अभी, जितना भी केसेस आ रहे कोरोना कोरोना, तो उसके बेस में हो सकता है कि इस साल ये क्वेश्चन आ सकता है कि एंटी वायरल ड्रग्स को एक्सप्लेन करो। तो आप लोग एक बार इसको देख लेना, बेस्ड ऑन सिचुएशन तो ये बनता ही है कि आए, ठीक है ना? तो इस पे थोड़ा ध्यान देना है। और टाइम ज्यादातर ये इतना आता नहीं था, एंटीबायोटिक्स ज्यादा आते थे। अगर आप पुराने क्वेश्चंस उठाओगे ना, क्वेश्चन पेपर अगर होंगे या अरेंज करना कैसे भी करके, तो आप देखोगे कि एंटीबायोटिक्स मेडिसिन ज्यादा आते थे। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि इस बार एंटीवायरल ड्रग्स भी आ जाए।
तो आप इस पे भी ध्यान देना, क्योंकि अभी सिचुएशन भी ऐसा चल रहा है, तो उसके बेस में भी ये लोग दे सकते हैं। ठीक है, और कोई डाउट है आज का जितना भी हमने पढ़ा? नो मैम। ओके, देन ठीक है। इसके बाद थैंक यू हमारा मैम। बचता है सेकंड। ये यूनिट कंप्लीट हो गया ना, या कोई टॉपिक बचा है तो मुझे बता देना, ठीक है? अगर इस यूनिट में कोई टॉपिक रहता है मेरे से तो मुझे बता देना, वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। आपका ये सेकंड यूनिट था, राइट? तो सेकंड यूनिट मेरे हिसाब से कंप्लीट है। अगर कुछ रहता है तो एनीवन, सारे स्टूडेंट्स को मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो टॉपिक है ये रह जा रहा है, इसमें कुछ बच जा रहा है, तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं वो करवा दूंगी। और अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है कि आपको भी है कि हाँ, यू आर ऑल्सो सेटिस्फाइड दैट यस दिस यूनिट इज कम्प्लीटेड, सो वी विल मूव टू थर्ड यूनिट। तो हमारा ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है? उसके नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर चुकी हूँ। ये एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट एंड क्या था, इंसेक्टिसाइड्स वाला हो चुका है ना? तो अब हम जाएंगे फोर्थ यूनिट में, ठीक है? तो अगर कुछ रहता है तो मुझे बताना, हम उसको भी कंप्लीट करेंगे। या फिर अगर ऐसा है कि कुछ तुमको समझ नहीं आया इसमें, है ना, फिर रिवीजन चाहिए, तो वो हम बाद में करेंगे, बाद में मिल जाएगा टाइम, ऐसा कुछ नहीं है। पहले मैं सोच रही हूँ कि तुम लोगों का कोर्स कंप्लीट हो जाए, तो फोर्थ यूनिट भी अगर कंप्लीट हो गया तो फिर मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? अब अगर इस यूनिट में कोई रहता है तो मुझे इन्फॉर्म करना, मैसेज कर देना, अपना नाम लिख देना कि ये टॉपिक है मैम, ये कंप्लीट नहीं हुआ है, या ये हमने अटेंड नहीं किया है, और उसके नीचे अपना नाम लिख देना, नेम लिख के क्लास लिख देना, क्योंकि मैं बाकी किसी और क्लास के भी स्टूडेंट हो सकते हैं ना, और मैं तुम्हारे क्लास में मैंने कभी ऐसे फेस टू फेस क्लास नहीं लिया है, तो हो सकता है मैं नाम से तो नहीं पहचान पाऊंगी किसी को भी। और इतना जो हम अटेंडेंस लेते हैं तो उसमें भी तो इतना 1 by 1 तो नहीं जाते हैं, राइट? हम लोग स्क्रीनशॉट ही लेते हैं। तो आप नीचे जरूर लिखना है कि कौन सी क्लास है, अपना नाम मेंशन करोगे और क्लास लिखोगे कि बीएससी सेकेंड ईयर। और अगर कोई टॉपिक है फ्रॉम दिस यूनिट, इस यूनिट से, सेकेंड यूनिट से, तो वो लिख देना। पहले टॉपिक का नाम लिखोगे, फिर नाम, फिर क्लास, ठीक है? ओके मैम। ओके देन, ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।